नमस्कार साथियों। तो आज से हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। ओके, हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने केमिस्ट्री आती है, ओके, उसको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। जितनी आती है मतलब क्या, देखिए, हमको मैं जितना एनालिसिस किया हूँ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे सीनियर की जो मैंने सलाह ली, और मैंने एक चीज़ उसमें पाई कि जो केमिस्ट्री आ रहा है हमारे टीजीटी में, पीजीटी में, ओके, पीजीटी में तो नहीं आता, टीजीटी में हो गया, हाई स्कूल टीचर में हो गया, ओके, तो वो बेसिक लेवल में वो देगा, ओके, ना आपको उतनी जेई एडवांस या फिर नीट की तरह आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना बेसिक आपको आना चाहिए, एक 12th स्टैंडर्ड या फिर एक ग्रेजुएशन लेवल के एक बच्चे को जितनी केमिस्ट्री आनी चाहिए, उतने लेवल का उन्होंने वो एग्जाम में they can put that question. So we have to understand the basic concept of chemistry. Okay, तो मैं जो ये केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ उसमें मैं बेसिक पार्ट जितना एक जनरल नॉलेज एक लड़के को पता होना चाहिए, प्लस टू लेवल, प्लस थ्री लेवल, ओके, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में उस तरीके के केमिस्ट्री हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर टीचिंग सिलेबस वी आर डिस्कसिंग एवरी यूनिट। ओके, देयर आर 10 यूनिट्स। ओके, एक एक करके हम हर किसी एक को ध्यान में देंगे। आप अगर दो तीन ठो क्लास कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं यार, ये बेसिक से ही क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन को ही मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम सबको आता है, हम सब ने इसको पढ़ा है, लेकिन जब ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता होगा, जब हम गवर्नमेंट टीचर जॉब का एग्जाम दे रहे हैं और वहीं पे उस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और उसको अगर आप गलत करके आए, अगर आपको रेजोनेंस ना आए, हाँ सही है, आपने कोई बहुत ही मैं बोलता हूँ कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आप अगर ना कर पाए तो सही है, कुछ नहीं, गलतियाँ होती है, लेकिन कोई आसान से चीज़, ओके, कोई आसान से चीज़ अगर कोई जो आपको आता है लेकिन आप उसको गलत करके आए हो, दैट्स मोर पेनफुल। ओके, सो हम अपने जितनी भी हो सके कोशिश करेंगे ये केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग में रखें, हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उससे रिलेटेड हम पढ़ाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सही है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यूनिट ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, देखिए, आपको पहले एक दो क्लास में ऐसा लगेगा, यार ये तो मैंने तो 9th 10th क्लास में पढ़ा भी है, मैंने इसको सब मेरे को आता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम इस रिलेटेड से करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा, यार इसमें दम है। ओके, मेरे को ये ज़रूर जानना चाहिए। सो दैट्स वाई बी रेडी एंड राइट सम नोट्स, सम solve some question answer and understand the concept of chemistry. I am welcoming everyone to the basic concept of chemistry. Okay, सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है, दैट्स द कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में लाता है, उसी को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल। ओके, नेक्स्ट, और जो सब्सटेंसेस जो केमिकल उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को ही रिएक्टेंट कहा जाता है। ओके, समझ में आया? दोज केमिकल सब्सटेंस पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट, व्हेल व्हेल द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, और जो सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। आप कुछ सोच रहे होंगे, यार ये तो मैंने 9th क्लास 10th क्लास के पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा परसिस्ट करिए, जब मैं एक दो क्लास के बाद रियल हमारे क्लास में हम आ जाएंगे तब आपको मजा आने लगेगा। ओके, जैसे, लेकिन ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब तक भी आप देखें, कोई प्लस टू या फिर ग्रेजुएशन के बच्चे को अगर पूछ लो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ही और शी विल बी कन्फ्यूज्ड ए लिटिल बिट। ओके, समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, कार्बन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन।
इसको अगर हम एक सिंबलाइज्ड, एक सिस्टमेटिक तरीके में अगर हम उसको लिख लें तो इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, समझ में आया? देखिए, केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सही है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, उसी को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इन केमिकल इक्वेशन वी राइट द सिंबल, द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, इसमें हम एक सिंबलाइज्ड वे में उसको लिखते हैं। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है केमिकल रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर हम उसका इक्वेशन देखेंगे तो फिर CaO इसका केमिकल फार्मूला, सी एंड कैल्शियम एक्स डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, मैंने गलती लिख दिया, कैल्शियम डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? ओके, ये हमारा इंट्रो पार्ट है, तो इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम और इसके आगे बात करेंगे। ओके ओके, तो मैंने एक, हमने समझ लिया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ओके, जो कि हमारा 9th 10th 11th 12th में हमको आ जाता है जैसा। ओके, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देन बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये क्लास 9 से ही पढ़ाया जाता है। ओके, व्हाट इज द बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी एटम है, अगर वो सेम है, इक्वल नंबर में प्रेजेंट है, तो उसी को ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ओके, और अगर कोई भी पार्ट आइदर रिएक्टेंट का हो या फिर प्रोडक्ट का हो, अगर कोई भी पार्ट अगर अनबैलेंस्ड है या फिर इक्वल नहीं है तो उसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, इफ ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर वो दोनों इक्वल होंगे, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तब उसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। इफ दे ऑल आर नॉट इक्वल, आइदर प्रोडक्ट में हो या फिर रिएक्टेंट में हो, हम देख के एक दो एग्जांपल में हम समझ जाएंगे, अगर वो इक्वल नहीं है देन इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सही है, तो आप आइडेंटिफाई तो कर पाओगे कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कौन सा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहला कार्बन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। ओके, कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO2। देखिए, तो जब हम बैलेंस करते हैं क्लास 9 क्लास 10 में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एटम है, ओके, उसको हम पहले लिख देते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं O2 नहीं लिखूंगा, O2 इसका तो एम्पेरिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, इसको मैं ऑक्सीजन का लिखूंगा तो O लिखूंगा। ओके, एटम ऑक्सीजन ये रिप्रेजेंटेड एज O। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, सही है, एंड हियर ऑल्सो कार्बन इज 1 एंड ऑक्सीजन कितना है 2। सो देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी सेम है और प्रोडक्ट साइड में ही सेम है, तो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये अभी बेसिक चल रहा है तो आपको सब कुछ आसान लगता है। ओके, जब हम इसी के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। another example, H2 plus Cl2 gives rise to HCl। ओके, H2 plus Cl2 gives rise to HCl। तो यहाँ पे क्या आप निकाल सकते हो, निकालो। ओके, तो इधर हम हाइड्रोजन, इधर लिखेंगे क्लोरीन, here also हाइड्रोजन, here also क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 एंड क्लोरीन 1, so it is unbalanced केमिकल। ओके, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कौन सा बैलेंस्ड है, कौन सा अनबैलेंस्ड है ना।
में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, आइडेंटिफाई 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि फाइंड आउट द अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये शायद आपने लिख लिया होगा। ओके, बहुत ही आसान है। फिर हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है आप खुद डिसाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल CaOH का होल 2 प्लस CO2 gives rise to CaCO3 प्लस H2O। ओके, आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे आसान तरीका, यहाँ इस साइड में कितने कितने एटॉम है हम लिखेंगे। सबसे पहला है कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा, देखिए आप अगर देख के पता कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 एंड कार्बन 1। तो ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। इधर भी ऐसे ही करेंगे हम, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो कैल्शियम कितना है यहाँ पे, कैल्शियम है 1, कार्बन है कितना है, कार्बन है 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन इक्वल टू 4, हाइड्रोजन कितना है 2। समझ में आया। तो और दिस इज, यहाँ पे जितने रिएक्टेंट है उतने ही प्रोडक्ट है, तो दिस इज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सही है। देखिए डिफिकल्ट हो नहीं रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। सो तो थोड़ा सा बेस बनाते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे जो मैंने ये इस चीज को जिस तरीके से लिखा, अगर मैं H2SO4 लिख रहा हूँ, मिठाई पर होप टू राइट दिस। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2SO4, H2SO4, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा 2, एस सल्फर कितना होगा 1, ऑक्सीजन कितना होगा 4। सही है, ऑक्सीजन कितना होगा 4, हाइड्रोजन 2, सल्फाइड 1 एंड ऑक्सीजन 4। अगर मैं 3H2SO4 यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे 3H2SO4 यहाँ पे लिखा, तो इसमें आंसर कितना होगा 3 इंटू 2। ओके, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितना होगा H इक्वल टू 6, S इक्वल टू 3, S का कितना होगा 3 एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। किस तरीके से मैंने किया, कुछ नहीं ज़्यादा, नॉर्मल क्लास 10 क्लास 11 लेवल का ही मैंने पहले दिन में शुरू किया। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अगर हम करें N2 प्लस H2 gives rise to NH3। आइडेंटिफाई दिस इज ए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। इधर नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, मतलब क्या है, ये दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, दिस इज द वन। ओके, तो हमने अब तक क्या समझा, पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, एंड we are being able to identify the balanced chemical equation and unbalanced chemical equation। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कर सकते हैं अब तक। बहुत ही सिंपल तरीका, अगर प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट में कोई भी अगर एलिमेंट, कोई भी एटम अगर अगर इक्वल नहीं है, देन इट इज एन अनबैलेंस्ड, अगर इक्वल है तो दैट इज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट इट डाउन। फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड को भी थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देयर आर वेरियस अदर प्रोसेस आल्सो, जो कि हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि रिडक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, उससे भी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम उसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड।
ओके, क्योंकि हम बेसिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, तो उस टॉपिक में जितना है हम उसको देखेंगे, डेविएट नहीं होंगे, डेविएट होंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। सही है, देखिए हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का नाम क्या है, क्यों वो किया गया है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव पावर सप्लाई, ओके, और एनीथिंग एंड ऑब्जर्व, बार बार कोई चीज करके उसको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई क्लास ले रहा हूँ और कोई बच्चा अच्छे से वहाँ पे सुन नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे बोला अरे क्या सुनने क्या रहे हो, पढ़ो यहाँ पे, लिख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा सा मैं उसको बोल दिया, डांट दिया थोड़ा सा, ओके, और फिर मैं थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करूंगा वो फिर से पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है। ओके, फिर कुछ टाइम गया तो अगर मेरे को लगा कि वो ये बच्चा फिर से नहीं पढ़ रहा है, तो फिर मैं उसको बोलूँगा जाके मारूँ क्या एक चपेट, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फिर मैं और थोड़ा सा ज़्यादा उसको डराया उस चीज़ के लिए, ताकि वो फिर से पढ़ाई पे और आए। तो मैं आई एम अगेन गिविंग देम ए हिट एंड ऑब्जर्व एंड ट्राई एंड ऑब्जर्व दैट ही कैन एबल्स टू स्टडी और नॉट, ओके। और तीसरी बार जब ऐसा हो, मैं जाके उसको एक कस के एक चमाटा मार दिया ताकि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, ओके, और वो जो इधर उधर हो रहा था वो ना होके पढ़ाई पर ध्यान दे। मतलब क्या, ये मैंने क्या किया, मैंने बार बार कुछ ना कुछ उसको इन्फ्लुएंस किया, ओके, हिट किया, HIT, हिट मतलब वी आर गिविंग फोर्स, हिट, नो HEAT, हिट है, ओके, एंड ट्राई एंड वी ऑब्जर्व दैट, ओके, हमारा काम हो रहा है यानी, ओके। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे कि अगर आप एक रिएक्शन में आपको लिखता हूँ, सबसे पहले C प्लस O2 gives rise to CO2, C प्लस O2 gives rise to CO2, में करके CO कर दिया मैंने, ओके, CO, C प्लस O2 gives rise to CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives rise to कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिखा है। तो ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है हमको पता चल जाएगा, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इट इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, हमको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहला देखिए, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं और मेरी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप क्या, अगर आप बाहर जाके किसी को पूछेंगे कि वो सर को बताया हो मेरे को समझ में नहीं आया, तो क्या आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा? नहीं। अगर आप खुद मुझसे पूछेंगे तो हाँ, मैं खुद कोशिश करूँगा या फिर अगले दिन ऐसा कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए, मैं उसमें काम करके आऊँगा। सो दैट्स उस तरीके से ही यहाँ पे जो हमारा हिट एंड ट्रायल का मेथड में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वी आर यूजिंग ओनली मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन, ओके, और दूसरा कोई चीज़ ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से ही आपका आपका इक्वेशन को बैलेंस करना है, ओके। और जो मल्टीप्लीकेशन भी करना है वो सिर्फ आगे कर सकते हो आप, ना पीछे, पीछे नहीं कर सकते, या फिर बीच में भी आप नहीं कर सकते। समझ में आया? हिट एंड ट्रायल मेथड में यू आर सॉल्विंग, यू आर मेक एन इक्वेशन इक्वल और बैलेंस्ड बाय थ्रू मल्टीप्लाइंग ऑन, सिर्फ पहले से, ओके, ऑन फर्स्ट पोजिशन, नॉट इन द लास्ट पोजिशन और मिडिल पोजिशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू CO। तो मैंने क्या देखा, इसको CO है, कार्बन, कार्बन यहाँ पे एक है, ये तो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, एक सिंगल है, तो इसको अगर 2 बनाना है तो मेरे को यहाँ पे इतना करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, ओके। लेकिन एक दिक्कत क्या आई, कार्बन फिर से 2 हो गया, तो कार्बन को सॉल्व करने के लिए फिर मेरे को यहाँ पे कार्बन के आगे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, अब देख तो लीजिए, अब इक्वेशन शायद बैलेंस हो गया होगा, ओके। कार्बन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कार्बन भी 2 एंड ऑक्सीजन 2। सो समझ में आया इस चीज़ किस तरीके से मैंने किया ये क्वेश्चन। इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन हमको करना है। फॉर एग्जाम्पल अनदर क्वेश्चन इज H2 प्लस O2 gives rise to H2O, ओके, H2 प्लस O2 gives rise to H2O। ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है पहले चेक करिए। अरे दिखा यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स इट इज अनबैलेंस्ड। समझ में आया? दिस इज अनबैलेंस्ड। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो फिर मेरे को ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? तो मेरे को लिखना पड़ेगा H2, थोड़ा थोड़ा छोड़ के आप लिखना ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में
आसानी हो, यही है। ओके, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसको 2 करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 2H2 2O2 अब हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। सो इसीलिए टू कॉम्पेंसेट हियर आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2 also. Now see this is then balance equation. Hope you understand this. Okay, एक और करेंगे हम। ओके, आपको ये आसान बहुत लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें को इस प्रोसेस में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2 प्लस H3, N2 प्लस H2 gives rise to NH3, N2 plus H2 gives rise to NH3। क्या ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में सिर्फ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे 2 है। सो टू बैलेंस इट आई हैव टू मल्टीप्लाई, इतना करूँगा यहाँ पे नाइट्रोजन 2 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, सॉल्व हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर से कितना हो गया? 3 हो गया। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मेरे को आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 हियर। ओके, सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, इस सारी एग्जांपल को आप लिखिए, ताकि जब फिर से आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और दोबारा ये केमिकल इक्वेशन, केमिकल बैलेंस इक्वेशन उठाएंगे और इन एग्जांपल को देखेंगे, तो आपको समझ में चला आएगा कि यार अच्छा ऐसा इस तरीके से मैंने पढ़ा था। ओके, so during the class writing is the most essential part of your class, so write it down. Okay, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए। CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। आप खुद यहाँ पे तलाशिए कि ये बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, या फिर अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर इसको बैलेंस कीजिए। सही है, तो देखिए यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 और एक 3 है, तो इट इज अनबैलेंस्ड, सो आई हैव टू बैलेंस इट। देन आई हैव टू राइट CH4 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, सो मैं क्या करूँ तो मेरे को काम हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इधर 1 3, यहाँ पे 2, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2। ओके, कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन 4, फिर हाइड्रोजन 2, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 हियर। समझ में आया? देखो इतना क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एंड 4, 2 ऑक्सीजन कितना? 4 ऑक्सीजन, फिर 4 ऑक्सीजन। होप यू अंडरस्टैंड दिस, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। समझ में आया? आपने इतना कर लिया, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन बेंजीन C6H6 in the presence of oxygen on heating gives rise to CO2 plus H2O। ये आपका रिएक्शन है, ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए बेंजीन है, ऑक्सीजन, ये आपको मैंने सिर्फ केमिकल इक्वेशन के तौर पर लिखा है। एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार ये ऐसे फॉर्मेट एज ए सेंटेंस लिख के देता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। समझ में? फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर बेंजीन का फॉर्मूला ही याद नहीं होगा वहाँ पे, तो वो तो गलत करके ही आएगा, है ना? तो दैट्स व्हाई। समझ में आया? तो फिर हम बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये अनबैलेंस्ड है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। C6H6 plus O2 on heating gives rise to CO2 plus H2O। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो मैं यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन का लेवल 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 3 हो गया।
होप यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे कार्बन भी 6 है, तो मेरे को यहाँ पे 6 कार्बन के लिए 6 कार्बन के लिए 6 यहाँ पे यूज करना होगा। तो ये क्या हो गया, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये तो मैनेज हो गया। ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6 इंटू 2 12, और यहाँ पे 3। ओके, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। समझ में आया, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। सही है। और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है। हम कितना मल्टीप्लाई करें, अगर एक साइड में ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का लेवल 2 है, हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो 15 होगा। एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आप अगर आपके पास अगर 4 है, आप इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 9 में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना कर सकते हो, ये आपके क्लास 8 का एग्जाम मैथ का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कितना 9/4 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 कल कट जाएगा और 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 15/2, then 2 will be cut and 15 will be down। ओके, सो उस तरीके से मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 15/2। समझ में आया। लेकिन हम जब बैलेंस इक्वेशन कर रहे हैं तो एट दैट टाइम क्या कहा जाता है कि हम फ्रैक्शन में कोई चीज रखेंगे नहीं। आप एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि हम फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, बट आफ्टर दैट आई वुड हैव टू बी वेनिश द डिनोमिनेटर। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरे इक्वेशन में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा ताकि ये कट जाए। समझ में आया। तब ये क्या होगा, 2C6H6 प्लस 15O2 ऑन हीटिंग gives rise to 12CO2 प्लस 6H2। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस रिएक्शन का आंसर ये है, आपने इसको समझा होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, समझ में आया। राइट इट डाउन। एक मिलता जुलता इस तरीका का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ओके, पहले आप इतने इसको इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाए तो आगे भी कर लेंगे। ओके, ये हम बेस बना रहे हैं ताकि हम जब प्रॉब्लम करें और ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो पहुंच जाए तो हमको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे ना, इसलिए। So don't worry about that and try to learn. If you want to learn, then you can easily learn this. Question is C2H6 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O. ओके, तो बैलेंस है या अनबैलेंस है दिखा तो जा रहा है यार। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे तो 3 हो गया है। वहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन सिंगल है। तो इसीलिए तो देखिए, तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ C2H6 प्लस O2 gives rise to CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो ताकि हाइड्रोजन सही हो जाए, इसलिए मैं आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 हियर। ओके, 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 3H2O 6H2 प्लस O3। समझ में आया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन करने के लिए मेरे को यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इतना यहाँ पे कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 3। 4 और 3 इक्वल टू 7 ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 है, मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ, पहले से ही बता के रखा है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें तो हो जाए 7/2। 7/2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉल कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा C6 C2H। अब तो बैलेंस हो गया ना। ओके, लेकिन हमने क्या सीखा है कि हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखेंगे, तो इसीलिए ये नीचे का रिएक्शन होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2C2H6 प्लस 7O2 gives rise to 4CO2 प्लस 6H2। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ इतने चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, कल हम कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए समझिए, अगर आपको आता है तब भी ओके जहन में रखिए, क्योंकि
कोई चीज़ अगर आपको आता था और आपने उसको भी गलत कर लिया तो इससे बड़ी बुरी बात और कोई नहीं होती। सही है, तो राइट इट डाउन।